आइए अब हम बात करेंगे किस पर, यूरोप के बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में बात करना है? यूरोप महाद्वीप के बारे में। एटलस ओपन कर ले सभी लोग, जिनके पास भी एटलस है एटलस ओपन कर ले। एटलस क्या किया जाए? ओपन कर लिया जाए। आप काम चला सकते हैं जिनके पास। हाँ, इनको भी आप दिखाते रहिए। हाँ, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप आप अपने पास रखिएगा। पहले बात, अब पहले हम कुछ बातें कर लें यूरोप महाद्वीप के बारे में। कुछ चर्चाएं हम कर लें, कुछ चर्चाएं हम करेंगे। और चर्चा क्या करेंगे, ये आप सभी जान रहे हैं भाई, यूरोप महाद्वीप है। इसके ऊपर हेडलाइन, इसकी वो क्या कहते हैं, हाईलाइट टू डालना नहीं है कि बड़े मोटे अक्षरों में कि ये रहा यूरोप महाद्वीप। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अफ्रीका के बाद सर्वाधिक देशों वाला कोई महाद्वीप है तो यही है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद अगर किसी महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं, वो कौन सा है? यूरोप है। देखिए, ये जो देश होते हैं ना, इसका डिसाइड कौन करता है कि कहां पे कौन से देश को मान्यता दी जाती है? कौन देता है? यूएनओ। यूएनओ वही मान्यता देगा। अगर हम बात करें तो वर्तमान में 195 देश हैं, प्रेजेंट टाइम में ना 195 देश हैं। वैसे तो अगर देशों की बात करें तो लगभग 240 हो चुके हैं। अब गूगल पे सर्च मारेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। 195 है, लेकिन यूएनओ ने जो है ना 193 को 193 देशों को क्या किया? मान्यता दे दिया है, परमिशन दे दिया कि वो देश हैं। अब मान लीजिए कि अभी लुहांस और डोनेस्क, नाम सुना है लुहांस डोनेस्क का? जब 24 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उसके दो क्षेत्रों लुहांस और डोनेस्क को अलग कर दिया और देश का मान्यता दे दिया। तो क्या वो देश हो गए? जब तक यूएनओ मान्यता नहीं देगा ना, तब तक वो क्या होते हैं ना, देश नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तब तक वो देश नहीं कहलाते। तो अगर हम बात करें यूएनओ के अकॉर्डिंग, यहां पे जो देश हैं इस समय देश है 51 है, जबकि सर्वाधिक देश जो है अफ्रीका में है। पूछा भी जाता है, मुझे याद है बीपीएससी 2020 का जब प्रश्न पेपर हुआ था तो बीपीएससी 2020 में यह प्रश्न पूछा भी गया था कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? अफ्रीका है। उसके बाद सेकंड देश वाला महाद्वीप है, ये कौन सा? यूरोप है। ठीक है, अगर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, ऊंची बिंदु की बात की जाए, पॉइंट की बात की जाए तो माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस सबसे ऊंची बिंदु की अगर बात की जाए, सबसे ऊंचाई पर पॉइंट की बात की जाए, या सबसे छोटी ऊंची बात की जाए तो कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। और सबसे न्यूनतम गहराई की बात की जाए, टिप पॉइंट की बात की जाए तो वो है कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर। इसकी सबसे क्या है? निचली बिंदु है, डिप पॉइंट है। अभी सारी बातें करेंगे, हम सारी बातें करेंगे कहां पे क्या है चीजें। अभी पहले कुछ पॉइंट हम बात कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, हाँ, सबसे इसको पूरा लिखना है, कॉपी अपने पेज पे लिखना भी है। यूरोप के पेज पे एक कॉपी लिखना है, कॉपी पे लिखना है यूरोप, और वहां पे लिखना है इसको, पॉइंट लिखना है इसको। और मैं भाई वहां पे मैं शॉर्ट लिखूंगा, आप पूरे फुल लिखेंगे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची बिंदु आप लिखेंगे। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक या पॉइंट, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची बिंदु माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है ना, कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे यूरोप महाद्वीप की सबसे निम्नतम बिंदु, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप की सबसे निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर। अभी सारी चीजों को मैप पे दिखाते हम बात करेंगे। ठीक है ना, सारी चीजों के मैप पे देखते हम बात करेंगे। लिखा? ठीक है, यूरोप महाद्वीप में दो सबसे एक महत्वपूर्ण नदी है, इस जगह की सबसे महत्वपूर्ण मेन नदी रिवर है, वो है डैन्यूब रिवर। महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब रिवर। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी, डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर की विशेषता क्या है? क्वालिटी क्या है? ये 10 देशों से होकर, विश्व के 10 देशों से होकर बहती है और 5 राजधानियों से होकर बहती है। तो लिखिएगा
लिखिए, इसको पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा। लिखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी, मेन रिवर ऑफ यूरोप कौन थी? डैन्यूब रिवर। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी है, जो विश्व के 10 देशों से होकर बहती है। 10 कंट्रीज, फ्लो फ्रॉम 10 कंट्रीज, जो विश्व के 10 देशों से होकर बहती है। वह 5 राजधानियों से होकर बहती है, 5 राजधानियों से होकर बहती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। पहले फैक्ट बात कर रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट इज वोल्गा रिवर। ठीक है ना। अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप, तो जो है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। 6ठा व दूसरा, विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप और विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए, यह विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप व दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यह विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप व दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का कौन सा महाद्वीप है? ये प्रश्न, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फैक्चुअल की बात कर रहे हैं अभी। जनसंख्या के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो लिखिए, जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इन पॉपुलेशन। ठीक है बेटा। अब एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ऐसा क्यों कहा जाता है? चारों तरफ से क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा। तो लिखिए, इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप यानी पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। लिखा। अगर किसी महाद्वीप में सर्वाधिक मैदानों की संख्या, प्लेन्स की संख्या, वो यहीं पे सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं। पिछली क्लास में मैं शायद कराया भी था ये प्रश्न। देखिए, यहां पर सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं, यहां पर सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं। मैदान मतलब प्लेन्स पाए जाते हैं। और अगर बात करें तो दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां पर एक भी क्या है? मरुस्थल नहीं है। देखिए, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। एक भी क्या है? डेजर्ट नहीं है। यहां तक कि हमने बातें कर लिया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैपिंग। और अपने मैपिंग पे आप देखते चलिएगा और सारी बातें हम लिखते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। यहां पे ध्यान दें, इसको हटा दूं मैं ना, ये पॉइंट हटा दो, क्योंकि देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है आइसलैंड। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आइसलैंड, दिख रहा है मैप में। आप अपने मैप में देखिए, आपको मैप लेके आना चाहिए ना। दोनों को मैं मैप बोला भी था पिछली क्लास में कि मैप लेके आना है, एटलस लेके आना, ऑक्सफोर्ड एटलस। ऐसा आपने क्यों किया? वो मैप नहीं चाहिए जो आपका बुक। आपने ऐसा क्यों किया? मैप लेके चलना है।
आप ज्योग्राफी पढ़े, आपको पता नहीं होगा, एक होता है थ्योरी पढ़ा देना और एक होता है मैपिंग। इस समय जो आपके सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो एक और मैपिंग ही आ रहे हैं। इधर ध्यान दें, ये रहा कौन सा, आइसलैंड। आप देखते जाइएगा, यहां पे रहा नॉर्वेजियन सी। कौन सा रहा, नॉर्वेजियन सी। यहां पे दिखिएगा नॉर्वे, नॉर्वे। यहां पे दिखिएगा स्वीडन, यहां पे दिखिएगा फिनलैंड। आपने देखा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके बीच में देखिएगा बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया आ रहा है क्या? देखिए, जिनके पास मैप नहीं है, मैप सहारा ले, वो आपस में सहारा ले एक दूसरे का। हाँ, क्योंकि गूगल पे नहीं दिखा रहा होगा, दिखा रहा है। यहां पे देखेंगे गल्फ ऑफ बोथनिया, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इधर 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 पहले ध्यान दीजिए, फिर मिलाएगा। यहां पे गल्फ ऑफ बोथनिया दिख रहा है, गल्फ ऑफ बोथनिया। यहां पे दिखिएगा गल्फ ऑफ फिनलैंड दिख रहा है क्या? यहां पे दिख रहा है गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी यहां दिख रहा है, दिख रहा है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां पे ये देखिए बाल्टिक सी। पहले यहीं पर रुक जाए, इतने रुके अभी, इन्हीं की बात करें, इन्हीं की बात करते हैं। यहां पे ये देख रहे हैं, ये वाला डॉट 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 ये लाइन जा रही है, इस लाइन को देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये वाली, ये डॉट डॉट जा रही है वो। इस लाइन को क्या कहते हैं? ये है 66 सही नॉर्थ। इस लाइन को क्या कहते हैं और अन्य नाम से क्या जानते हैं? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जरा सुनिएगा, आर्कटिक वृत्त। बताना तो नहीं पड़ेगा ना, आर्कटिक वृत्त। अब ध्यान दीजिएगा, आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है। देखिए देखिए देखिए, साउथ में है, साउथ में है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से आर्कटिक वृत्त होके क्या हो रही है? गो थ्रू हो रही है। आर्कटिक वृत्त से होके क्या हो रही है? गो थ्रू हो रही है, हो रही है। अब जो आइसलैंड है, आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड हमारे लिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है? यहां से प्रश्न बताइए, यहां से पूछा जाता है इसकी राजधानी क्या है। देखिएगा उसमें रिजविक लिखा हुआ होगा, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। देखिएगा वहां पर रिजविक लिखा है, रिजविक, रिजविक या रिजविक, कोई बात नहीं, वही वही नाम है, वो तरफ, ठीक है। विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी अगर किसी की है, वो किसकी है? आइसलैंड की है। विश्व की क्या है? नॉर्थम कैपिटल। विश्व की उत्तरी राजधानी किसकी है? इधर ध्यान दे, इधर आइसलैंड की है। यानी हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की। यहां पे लिखा हूं आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिजयाविक, रिजयाविक। अब एक आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डालिए, आइसलैंड, आइसलैंड, हेडिंग डालिए आइसलैंड। आइसलैंड आपने हेडिंग डाला, लिखिए, लिखिए, इसकी राजधानी रिजयाविक, इसकी राजधानी रिजयाविक विश्व की उत्तरी राजधानी है। इसकी राजधानी रिजयाविक विश्व की उत्तरी राजधानी है, नॉर्थम कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो यूरोप की भी होगी, जब विश्व की होगी तो यूरोप की भी होगी, नॉर्मल सी बात है। मैपिंग चल रहा है, मैपिंग कर रहा है, आइसलैंड की कैपिटल बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हो गया रिजयाविक। लिखिए आइसलैंड, नेक्स्ट पॉइंट, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड लोकेटेड इन साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। मैपिंग समझ में आ रहा है? मैपिंग समझ, नोट्स रख के और मैपिंग ही पढ़ना है,
नोट्स और मैपिंग दोनों ही पढ़ना है, नोट्स और मैपिंग ही लेके पढ़ना है। क्या है, आपने क्या पढ़ा? अब यहां पे अगर हम बात करें तो दक्षिण विश्व की दक्षिणी राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन ये विश्व की दक्षिणी राजधानी है। तो नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। विश्व की दक्षिणी राजधानी, विश्व की दक्षिणी राजधानी वेलिंगटन है। विश्व की दक्षिणी राजधानी वेलिंगटन है, वेलिंगटन है। लिख लिया? अब यहां पे हम आते हैं, यहां से यहां पे आते हैं, कहां पे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के पास आते हैं। अब देखिएगा, यहां पे हम बात कर लेते हैं नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को किस नाम से जाना जाता है? ये एक प्रायद्वीप के नाम से जाता है, इंडिविजुअल प्रायद्वीप। इसको कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हाँ, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कौन कौन आ रहा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो आप एक हेडिंग डालिए, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दिए अपने कॉपी पे। फिर लिखिए, 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 हाँ लिखिए। हाँ, ये नया सिरे से पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा था वो अलग, ये पढ़ा रहा हूँ वो अलग। हाँ लिखिए, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप लिखिए। इसके अंदर कौन आएंगे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। लिखिए, इसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं। वो थ्योरी पढ़ा था, मैं पढ़ा रहा हूं, मैपिंग करा रहा हूं, और मैपिंग से ही प्रश्न आ रहे हैं इस समय। जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो मैपिंग से ही आ रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपने लिखा। अब नीचे एक हेडिंग डालिएगा, नॉर्वे लिखिएगा। नॉर्वे, नॉर्वे क्यों बात कर रहा हूं? तो नॉर्वे की राजधानी जो है ना, ओस्लो है, ठीक है ना। ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, और नॉर्वे जो है वो क्या है? ओस्लो में अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र है। जो एसिडिक रेन होती है ना, अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, वो कहां पे है? इसी ओस्लो में, क्योंकि पहली बार यहां पे अम्लीय वर्षा हुआ था, इसलिए यहां पे क्या किया गया? अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र एस्टैब्लिश किया गया। अब आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से, यानी 1901 से क्या किया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार में एक पुरस्कार होता है शांति का पुरस्कार, और शांति का पुरस्कार ना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ही दिया जाता है। ओस्लो से ही दिया जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, ओस्लो दिया जाता है। एक्चुअली ऐसा क्यों किया गया? जबकि वो तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन में स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। एक्चुअली हुआ क्या था कि सबसे पहले जो ओस्लो है, इन्होंने ही ओस्लो में ही पहली बार शांति के लिए बात की गई थी कि हमें क्या करना चाहिए? हमें शांति स्थापित करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको सम्मान करने के लिए क्या किया गया? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्वे है फ्योर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फ्योर्ड तट। जो नॉर्वे है फ्योर्ड तट, जो हिमालय है यानी ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनते हैं, कोस्ट बनते हैं, उन्हीं को कहते हैं फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट। जो नॉर्वे है वो फ्योर्ड तट के लिए क्या है? फेमस है। आपसे पूछा जाए तो आइए बात करते हैं। लेकिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र है। एसिडिक रेन
सूचना को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन सेंटर। हाँ, एसिडिक रेन इंफॉर्मेशन सेंटर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कहां से प्रदान किया जाता है? ओस्लो से ही। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नॉर्वे फ्योर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है। फ्योर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्वे फ्योर्ड तट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लिखिए, प्रसिद्ध है। देखिए, इसी आगे बढ़ाइएगा। फ्योर्ड तट, जो फ्योर्ड कोस्ट है, फ्योर्ड तट हिमानियों द्वारा निर्मित है, फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर। फ्योर्ड तट हिमानियों द्वारा निर्मित है, यानी ये किसके थ्रू फॉर्म्ड हुआ है? ग्लेशियर के द्वारा। फ्योर्ड तट हिमानियों के द्वारा निर्मित है। अब अगर मैं बात बताऊं आपको, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि विश्व की जो कल्चर है, लोग जब रहने स्टार्ट किए तो इसी नॉर्वे में लोग रहना स्टार्ट किए। लोग रह रहे थे, नॉर्थ में भी लोग रह रहे थे और नॉर्वे में लोग रह रहे थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अपना कल्चर यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया, यानी कल्चर के साथ रहना स्टार्ट किया। जब कल्चर के साथ रहना स्टार्ट किया तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ में आप जब जाएंगे ना, तो नॉर्थ में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। साउथ में भी यही कहानी होती है। जब साउथ में एकदम नीचे जाएंगे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का क्या होता है? रात होता है। आप सभी जानते हैं। अब नॉर्वे में कल्चर स्टैब्लिश होने की वजह से जो नॉर्वे वाले लोग थे, वो भाई 6 महीने का जब दिन हो रहा है तो उनको दिन का मतलब हो गया कि भाई रात भी दिन जैसा, तो उनको रात में भी सूर्य दिखाई दे रहा है। तो इस नॉर्वे को ना मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, यानी मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। यहां पे हो गया बातें, यहां तक हमने बातें कर लिया। अब आइए बात करते हैं, किसकी बातें करते हैं? अब बात करते हैं स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की क्या कैपिटल है? स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। यानी हम बात कर रहे हैं स्वीडन, स्टॉकहोम। स्वीडन की जो कैपिटल है ना, वो स्टॉकहोम है। ठीक है। और 1972 में जब पर्यावरण के लिए प्रथम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उस सम्मेलन से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई थी इंदिरा गांधी 1972 के पर्यावरण सम्मेलन से, कि उन्होंने अगले साल ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ला दी। इतना ये स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। 1972 में पर्यावरण के लिए जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे कहते हैं, 1972 में पर्यावरण से संबंधित इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई थी। और कहते हैं ये इतना प्रभावित हुई थी कि उन्होंने क्या किया था, यहां पर इसको ध्यान में रखते हुए 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर ला दी। ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर ला दी। और इतना ज्यादा प्रभावित हुई जब उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने यहां तक जब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है, 1976 में, उन्होंने जब ड्यूटियां जोड़ रही थी, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में 7वीं ड्यूटी जो है उन्होंने क्या रख दिया, ऑलरेडी एनवायरमेंट से संबंधित रख दिया। इतना इससे प्रभावित हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंडामेंट डीपीएसपी राज्य के नीति निषेधक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 48A, ये भी एनवायरमेंट से संबंधित रख दिया। किया ना।
ये इतना प्रभावित थी। यानी इसी स्टॉकहोम में क्या हुआ था, 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम। और यही स्टॉकहोम में स्वीडिश एकेडमी द्वारा नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। किस एकेडमी द्वारा? स्वीडिश एकेडमी द्वारा क्या किया जाता है, इसे स्टॉकहोम में यानी स्वीडन में ही क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। और नोबेल पुरस्कार कौन सा प्रदान किया था? बस शांति को छोड़ के बाकी नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा यहीं पे प्रदान किया जाता है। तो लिखवा ले बात। देखिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। लिखिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। लिखिए, स्टॉकहोम में ही 1972 में पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन बुलाया गया। स्टॉकहोम में ही 1972 में पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, क्या बुलाया गया? पहला सम्मेलन बुलाया गया। क्लियर? लिखिए, स्वीडन में ही स्वीडिश एकेडमी द्वारा शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप जब भी पढ़िएगा मैप लेके ही पढ़िएगा, एटलस लेके ही पढ़ना है। ठीक है, रट जाएगा, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा देश कहां पे है। आप सीधे मैप देखना, अच्छा ये रहा, कई बार लैंडलॉक कंट्री कौन सी बाउंड्री बनाता है, रट जाएगा अपने आप ही। बाउंड्री, अच्छा बाउंड्री बनाता है। और जब चीजें नहीं समझ में आए ना, तो एक चीज को 10 बार बोलिए। ठीक है, जैसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, बोलना पड़ेगा, ये कीवर्ड है, बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2023 में अगर आप काम करेंगे तो आपका देखिए आरओ, पीसीएस बहुत से एग्जाम आ रहे हैं, और आप अगर काम करेंगे ना हो जाएगा। बस डायरेक्शन में टेस्ट दिलवा ही रहे, और टेस्ट तो आपका रामबाण है। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं उतना आप करिए, एडिशनल कुछ नहीं करने की जरूरत है। उतना करिए, रटिए और फिर टेस्ट दीजिए, आपको टेस्ट से एडिशनल मिल जाएगा, किताब से नहीं मिलेगा। मैपिंग करा रहा हूं ना। अब आइए बात करते हैं किसके, अब बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की कैपिटल क्या है जरा बताएं आप मुझे। हेलसिंकी। कैपिटल भी याद हो रही है। हम बात कर रहे हैं किसकी, फिनलैंड। इसकी कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। क्या है कैपिटल, हेलसिंकी है। अब फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। अब यहां पे बात क्या करें, आप जानते हैं ना कि फिनलैंड में बहुत झील पाई जाती हैं। लैंड ऑफ 1000 लैक, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अब मुझे एक चीज है, प्रश्न है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में कौन सा ऐसा देश है जो रूस के साथ सीमा नहीं साझा करता है? ये रूस है, ये वाला पूरा रूस है, यहां से ये पूरा का पूरा ये रूस है। स्वीडन में करता है। देखिए बाउंड्री शेयर नहीं करता है, कौन नहीं कर रहा है, क्या देखिएगा यहां पे बाउंड्री शेयर कौन नहीं कर रहा है, यहां पे आप देखिएगा, मैं इसीलिए बात कर रहा था। कौन नहीं कर रहा है, स्वीडन नहीं कर रहा है। स्वीडन नहीं कर रहा है ना, ये प्रश्न है, ये पूछा गया, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में कौन सा देश जो है वह क्या करता है, रूस के साथ सीमा नहीं करता है।
तो नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का स्वीडन देश, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का स्वीडन देश, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का स्वीडन देश फिनलैंड के साथ सीमा साझा, सॉरी रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ सीमा साझा नहीं, बाउंड्री शेयर नहीं करता है? रूस के साथ। ये पूछा गया किसके है? आईएएस का प्रश्न है, ठीक है। तो रुकिए।